एजुकेशन संबंधित वीडियो को देखने के लिए लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है साइंस सब्जेक्ट के लिए, साइंस में जीव विज्ञान जो बुक है उस बुक का चैप्टर नंबर 2 श्वसन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस चैप्टर 2 को मैं इससे पहले एक वीडियो के द्वारा आप लोगों तक सारा श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जितना निचोड़ था सभी निचोड़ को आप तक जो है वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। तो अगरचे अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में श्वसन किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आप तक डिस्कस कर चुका हूँ। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं फिर से सुन लें। श्वसन एक वैसी क्रिया है, ठीक है। श्वसन किसे कहते हैं तो श्वसन एक वैसी क्रिया है जिसमें कोई भी जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। और यह श्वसन जो है क्या करता है, भोजन को ऑक्सीकरण करने में मदद देता है और यह हमें ऊर्जा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा को जो है बढ़ाने का काम करता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वैसा श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपलब्धि में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है वैसी श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपलब्धि में हो उसको हम लोग किस के नाम से जानते हैं, वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। किस श्वसन के नाम से जानते हैं, वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के, मतलब जिस समय ऑक्सीजन हमको श्वसन के रूप में गैस नहीं मिले उस समय जो है उस श्वसन को हम कहते हैं अवायवीय, ठीक है, अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो चलिए मैं अभी आपके लिए जो है अगला टॉपिक जिस पे आप उससे अभी बातें करनी है उस पे लेकर के चल रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 श्वसन में मैं आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन श्वसन चैप्टर का लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो पौधों के बारे में क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान उसके शरीर के किस भाग में होता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान उसके किस भाग में होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पौधों के अंदर जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान है जो है पौधों के किस भाग में होता है आप जानते हैं। तो पौधों के अंदर श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह जो है मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन श्वसन के लिए जो है पौधे के अंदर 3 अंग पाए जाते हैं जो वायुमंडल से गैस को ग्रहण करता है और वायुमंडल से जो है गैस को ग्रहण करने के बाद उसको जो है फिर वहाँ तक छोड़ने में मदद देता है, ठीक है। तो वह कौन कौन सा है, तो पत्ती हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया उसका त्वचा, कड़ा त्वचा जो आता है। तीसरा हो गया उसका जड़ जिसके अंदर मूल जड़ के नाम से जानते हैं जिसको, वो उससे जो है गैसों का आदान प्रदान पौधे के अंदर होता है श्वसन के रूप में। अब देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान उसके शरीर के किस भाग में होता है। तो उत्तर आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि पौधों में श्वसन के लिए 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। क्रमशः वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्तियों के रंध्र तथा पुराने वृक्ष की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्र द्वारा होती है तथा पौधों के जड़ में जो है मिट्टी के द्वारा अंदर स्थित गैसों के ग्रहण मूलरोम द्वारा होता है। तो ये समझ में आ गया। कह रहा है कि पौधों के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों के रंध्र से, एक दूसरा पुराने वृक्ष की कड़ी त्वचा से, ठीक है, जिसको वातरंध्र कहते हैं। और तीसरा हो गया पौधों की जड़ मिट्टी के अंदर स्थित होता है, ठीक है, जिसके मिट्टी के अंदर जो गैस होता है उस गैस को मूलरोम द्वारा जो है आदान प्रदान किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पौधों के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है मुख्य रूप से कितने अंगों से होता है, तो 3 अंगों से होता है। कितने अंगों से होता है, 3 अंगों से होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि पौधों के अंदर जो है गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से जो है कितने अंग से होता है, 3 अंगों के द्वारा होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। पत्तियों में जो क्या कहते हैं, पौधों में जो पत्तियां पाई जाती है उस पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा तथा पुराने जो वृक्ष हैं जिसकी त्वचा कड़ी है
पुराने वृक्ष मतलब वो कहते हैं जो बहुत दिनों से जो पौधा लगा हुआ है, उस वृक्ष की कड़ी त्वचा जिस जो फटा फटा हुआ दिखाई देता है बाहर से, उस त्वचा के अंदर वातरंध्र नामक छिद्र होता है, उससे होता है। और उसके साथ साथ पौधों की जड़ जो है मिट्टी के अंदर जो रहती है, जिसको मूल रोम कहते हैं, उस के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान पौधों के अंदर होता है। तो आपको तो अभी आप समझ गए कि पौधों के अंदर जो है कितने प्रकार से कितने अंगों के द्वारा जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होता है। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पौधे जंतुओं की तरह अपने अंदर गैसों का आदान प्रदान करते हैं? क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं कि पौधे जंतुओं की तरह, क्या जंतुओं की तरह पौधे, यानी जिस तरीके से जंतु गैसों का आदान प्रदान करता है, उसी तरीके से पौधों भी गैसों का आदान प्रदान जंतुओं की तरह अपने अंदर करता है या नहीं? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि जंतु के अंदर श्वसन क्रिया के लिए एक प्रकार की विशेष अंग पाए जाते हैं। जितने भी जंतुएं हैं उसके अंदर एक प्रकार की विशेष अंग पाया जाता है श्वसन क्रिया के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि नाक, ठीक है, जंतुओं के अंदर श्वसन अंग के लिए जो है, श्वसन अंग के रूप में श्वसन क्रिया के लिए नासिका छिद्र, नाक पाया जाता है, जो फेफड़े के द्वारा उसके अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होता है। और जंतुओं के अलावा जलीय जीव के अंदर गलफड़ा के द्वारा होता है। ठीक है, और उसके अलावा पौधों के बारे में आप तो समझ ही गए, और कीट जितने भी हैं उसके अंदर भी जो होता है जो है उसके पीठ के ऊपर एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, जिसको श्वास रंध्र के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी कह रहा है कि गैसों का आदान प्रदान क्या जंतुओं की तरह पौधों में भी होता है? यही इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है। ठीक है, तो कहेंगे कि जंतुओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान, जंतुओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान पौधों की तुलना में जो होता है, क्या होता है, बराबर नहीं होता है। वही कह रहा है कि क्योंकि जंतुओं के अंदर, जो भी जंतु है उसके अंदर श्वसन क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जंतु को अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है आवाज गमन करने के लिए, आने जाने के लिए, उसे कोई कार्य करने के लिए जो है उसे जो है अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। पौधा एक जगह स्थिर रहता है, इसलिए उसे जो है कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आगे कह रहा है कि पौधे अपने शरीर के सभी भागों से गैस का आदान प्रदान करते हैं। मतलब पौधे जो हैं वह जो है अपने शरीर के सभी भागों से, क्योंकि पौधा के अंदर पत्तियां पाया जाता है, पत्ती से भी श्वसन क्रिया करता है, त्वचा पाया जाता है, उस त्वचा से भी श्वसन की क्रिया को संपन्न करता है। साथ ही साथ पौधे जो होते हैं, उस पौधे के मिट्टी के अंदर जो जड़ पाया जाता है, उसके अंदर भी मूल रोम के द्वारा वो श्वसन की क्रिया संपन्न करने का काम करता है। इसीलिए कहा जाएगा कि पौधा और जंतु के अंदर श्वसन क्रिया के लिए जो अंग है उसके तुलना में पौधा और जंतु में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सारे फर्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो जंतुओं के अंदर विशेष अंग पाया जाता है जो पौधों की तरह श्वसन क्रिया नहीं कर पाता है। पौधे के कहते हैं शरीर के सभी भागों से गैसों का आदान प्रदान होता है। जंतु के अंदर एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसके द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होता है। जंतुओं को ज़्यादातर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसे श्वसन की क्रिया अधिक मात्रा में उसमें होता है। पौधों में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसमें जो है कम मात्रा में श्वसन की क्रिया संपन्न होता है, और श्वसन की क्रिया पौधों में धीमी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय श्वसन हमारे शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होता है? मतलब वायवीय श्वसन से, मतलब जब हम वायवीय श्वसन, अभी पढ़े ना श्वसन के बारे में इससे अगले वीडियो में, कि श्वसन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन से हमारे शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होता है, मतलब वायवीय श्वसन से हमारे शरीर में क्या कहते हैं फर्क पड़ता है, और अवायवीय श्वसन से क्या फर्क पड़ता है? तो देखेंगे, कह रहा है कि जब हम वायवीय श्वसन लेते हैं तो उससे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। मतलब ये समझ में आ गया कि जब हम वायवीय श्वसन जब लेते हैं, मतलब श्वसन के रूप में जब हम वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं श्वसन के रूप में, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, तथा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है, और उसके बाद जल का निर्माण होता है। जो जल क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है, तो ये समझ में आ गया कि वायवीय श्वसन से क्या फायदा होता है। तो वायवीय श्वसन से हमारे शरीर के अंदर
यही फ़ायदे हैं कि ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब आगे पढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि वायवीय श्वसन तो हम समझ गए और अवायवीय श्वसन समझ गए। अब देखेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जंतुओं में श्वसन। अभी तो पढ़े पौधों में श्वसन, अब पढ़ना है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वह गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जंतु के अंदर जितनी भी जंतुएं हैं उसके अंदर गैस के आदान प्रदान के लिए, लेने और छोड़ने के लिए जो है कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो दिख रहा होगा उत्तर में कि श्वास नली जो होता है यह छोटी जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब छोटी जंतु जैसे में आ गया मक्खी, मच्छर या उसके मतलब आकार का कोई भी जो छोटी कहते हैं जंतु है, जिसको हम लोग कीट वगैरह के नाम से जानते हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि छोटी जितनी भी जंतुएं हैं, जितनी भी छोटी जंतुएं हैं, उस सभी छोटी जंतु के अंदर जो होता है, छोटी जंतुओं में श्वसनली द्वारा गैसों का आदान प्रदान तथा उसके शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र होता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब जितने भी कीटे हैं उस सभी कीट के अंदर श्वास नली के द्वारा गैस का आदान, यानी कीट जो है श्वास नली से गैस को लेता है और उसके शरीर के पीछे वाले भाग पे एक छिद्र होता है जिसका नाम होता है श्वास रंध्र, उसके द्वारा वह क्या करता है, गैस को छोड़ता है। तो समझ में आ गया कि श्वास नली के द्वारा छोटी जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान जो है श्वास नली के द्वारा आदान और श्वास रंध्र के द्वारा प्रदान होता है। तो ये जंतु के अंदर जो सबसे छोटी जंतु है उसके बारे में हो गया। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बड़ी जंतु जो है, जैसे इसमें छोटी जंतु में टिड्डा और तेलचट्टा और मक्खी मच्छर वगैरह आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। उसी क्वेश्चन का अगला नंबर कहते हैं, कह रहा है कि गिल्स, जंतु के अंदर गिल्स भी होता है। कुछ ऐसे जंतु हैं जो गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। गिल्स के द्वारा जलीय जीव जो होते हैं, जिसको हम लोग गलफरा कहते हैं, गलफरा के द्वारा जलीय जीव, मछली और भी जल के अंदर जो पाए जाने वाले जो जंतु है वो सब गैसों का आदान प्रदान करते हैं गिल्स के द्वारा। वही करा है कि गिल्स विशेष प्रकार के एक श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गैस का होना, ठीक है, गैस का होना और गिल्स का होना मछलियों के अंदर विशेष लक्षण है तथा गिल्स की नली ग्रसनी से, गिल्स की नली कहाँ से होती है, ग्रसनी में खुलती है और दूसरी ओर जो है शरीर के बाहर खुलती है। तो देख रहे होंगे, कह रहा है कि गिल्स जो है, गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को उपयोग के रूप में लेता है और उसी से श्वसन का काम करता है। वही कह रहा है कि गिल्स जो है जल के अंदर रहने वाले जो भी जलीय जंतु है, उस जलीय जंतु यानी जलीय जीव को श्वसन के रूप में जो है मदद करता है, श्वसन के रूप में जो है उसके शरीर के अंदर कार्य करता है। जल के अंदर जो भी घुलित ऑक्सीजन पदार्थ होता है, ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को गिल्स क्या करता है, श्वसन के लिए जो है अपने अंदर खींचता है और फिर उसके से जो है जीव को जो है श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन की जो है प्राप्ति हो पाती है। तो कह रहा है कि ये जो है गिल्स का होना मछलियों के अंदर एक विशेष लक्षण है। जितनी भी मछलियाँ उस सभी मछली के अंदर गिल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यह गिल्स जो होता है, गिल्स जो होता है कि गिल्स की जो नली होती है, यह गिल्स की नली ग्रसनी में खुलती है और दूसरी ओर शरीर के बाहर। मतलब शुरुआत जो होता है ग्रसनी से और शरीर के अंदर जब जाता है तो शरीर के अंदर जाते जाते वह जब बाहर खुलता है तो उसको ग्रसनी कहते हैं। मतलब गिल्स की नली ग्रसनी में खुलती है और दूसरी ओर शरीर के बाहर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब आगे जो है एक और है जंतु के लिए विशेषण, जिसको हम लोग फेफड़ा के नाम से जानते हैं। जंतु के अंदर जो है श्वसन अंग के लिए मुख्य रूप से 3 अंग पाए जाते हैं। एक हो गया कहते हैं हम लोग जानते हैं श्वास नली, दूसरा जिसके बारे में भी पढ़ा दिए हैं, छोटे जंतुओं के लिए जो है श्वासन क्रिया के आदान प्रदान में उपयोग में आता है। दूसरा अभी पढ़ा दिए हैं गिल्स, जो जलीय जीव विशेष रूप से जो है मछली के रूप में जो है। उसके बाद जो है फेफड़ा। तो फेफड़ा जो होता है यह मनुष्य जो है, यह मनुष्य के अलावा जितने भी उच्च वर्ग कहते हैं वर्ग वाले, मतलब बड़े बड़े जो भी जंतु है, उस जंतु के अंदर श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी बड़े जंतु जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी या जितने भी बड़े जंतु है या मनुष्य है, जो भी बड़े जंतु है, सभी बड़े जंतु के अंदर जो है श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। मतलब ये जो है श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को लेता है और
फिर उससे जो है क्या करता है, उस जीव को जो है जीवित रहने के लिए जो है वह अंग उस मनुष्य को जीवित रखने में जो है श्वसन क्रिया को संपन्न करने में मदद देता है। तो फेफड़ा उच्च वर्गीय जंतु श्वसन कहते हैं, श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है उच्च वर्गीय जंतुओं में, ठीक है, जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। जैसे हो गया सर्प, कछुआ, मगरमच्छ, बड़ी कहते हैं जितने भी पक्षी है सो एवं मनुष्य, ठीक है। तो इस सब के अंदर जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है मुख्य रूप से एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है फेफड़ा। तो समझ में आ गया, जितने भी जंतु हैं उस जंतुओं के अंदर गैसों के आदान प्रदान के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के अंग होते हैं। एक तो होता है जो छोटे जंतुओं के अंदर श्वास नली और वातरंत्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे मक्खी, मच्छर और छोटे छोटे जितने भी कीट वगैरह है सो। दूसरा गिल्स होता है जो उसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं, गलफड़ा के नाम से जानते हैं, जो जल में घुलित कहते हैं ऑक्सीजन वाले पदार्थ को जो है अवशोषित करने में कहते हैं ग्रहण करने में मदद करता है, जैसे मछलियों में वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तीसरा हो गया फेफड़ा, जो उच्च वर्ग मतलब बड़े जंतु जितने भी हैं उस सभी जंतुओं के अंदर जो है ये फेफड़ा पाया जाता है जिसके द्वारा जो है वायवीय श्वसन को करने में ग्रहण करने में मदद होता है, जैसे सर्प, कछुआ, मगरमच्छ, बड़ी पक्षी जितनी भी उस सभी के अंदर, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, कि जलीय जीव किसे कहते हैं। जलीय जीव जो है वह किसे कहते हैं। अभी आप सुने हैं कि गिल्स जो होता है वह मछली के अंदर पाया जाता है, जो जल के अंदर घुलित पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन के उसको ग्रहण करता है श्वसन के लिए। अब जलीय जीव किसे कहते हैं, तो जलीय श्वसन किसे कहते हैं। जलीय जीव मतलब वैसा जीव जो जल में पाया जाता हो, और जलीय श्वसन वैसा श्वसन जो जल से कहते हैं गिल्स के द्वारा किया जाता हो। वही कह रहा है कि जलीय जंतुओं का श्वसन क्रिया गिल्स से होती है। किससे होती है, गिल्स से, मतलब जल के अंदर पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उसका श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। इस प्रकार के श्वसन को हम लोग जलीय श्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी भी क्वेश्चन बताया श्वसन चैप्टर से जो मुख्य रूप से जो भी कहते हैं टॉपिक हैं उससे आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं, तो समझ में आएगा कि वायुमंडल से जो गैसों को लेते हैं ऑक्सीजन गैस को और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हम लोग श्वसन के नाम से जानते हैं। तथा श्वसन जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करती है, हमारे भोजन को ऑक्सीकृत करती है। उसके बाद दूसरा वायु श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपलब्धि में जो गैस लेते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं उसको कहते हैं वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं उसको अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अगला जो पढ़ाए थे कि श्वसन जो होता है पौधों में श्वसन के लिए कितने अंग, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो 3 अंग पाए जाते हैं। एक हो गया पौधों के अंदर जो श्वसन की क्रिया जो पूरा करता है जिसको हम पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र होते हैं। दूसरा जो है वातरंध्र जो कहते हैं उसके परी त्वचा में होता है। तीसरा जो जमीन के अंदर पाए जाने वाले जड़ होते हैं जिसको मुंडन के नाम जानते हैं, उससे श्वसन की क्रिया पौधों में संपन्न होता है। उसके बाद आगे जंतु जो होते हैं, जंतु के अंदर श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो जंतु के अंदर जो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से अंग पाए जाते हैं, विशेष अंग। छोटे जंतुओं के अंदर जो है कहते हैं श्वास नली और वातरंध्र होता है। उसके बाद बड़े जितने भी जंतु हैं उस सभी बड़े जंतुओं के अंदर जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है क्या पाया जाता है, बड़े जंतुओं के अंदर जो है और फेफड़ा पाया जाता है, और जलीय जीव के अंदर जो है गिल्स पाया जाता है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जंतु और पौधे जो श्वसन लेते हैं करते हैं, श्वसन की क्रिया पूरा करते हैं, वो कैसे होता है उससे भी आप समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक अगरचे आप मेरे वीडियो पे बने हैं, अगरचे नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।